हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और हम डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास बिल्कुल बेसिक लेवल से, जो कि इम्पोर्टेंट है सी टेट, टेट, सुपर टेट और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सपोर्ट से मुझे सिर्फ 14 डेज में 350 प्लस सब्सक्राइबर्स मिले हैं, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सिर्फ संभव हुआ है आप सभी के सपोर्ट और प्यार से। तो मैं अपने सभी लर्नर्स, अपने व्यूवर्स, वेल विशर्स, सपोर्टर्स और फ्रेंड्स जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके मेरे कंटेंट को देखा, सराहा और लोगों को शेयर किया, ये इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है नॉलेज को सभी जगह फैलाने के लिए। मैं आप सभी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का टॉपिक है कोहलर, जो कि सी टेट, टेट सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई सवाल पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर तक यहाँ पर भी आप पक्का कर सकते हैं। बने रहें पूरी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। हम शुरू करते हैं आज कोहलर का अपना अंतर्दृष्टि यानी सूझबूझ का सिद्धांत। जानते हैं सबसे पहले इनके विषय में कुछ बेसिक बातें कि कोहलर का जन्म 21 जनवरी 1887 को हुआ था। इनकी मृत्यु 11 जून 1967 को हुई थी। यूरोप में कंट्री है एस्टोनिया, वहाँ के ये रहने वाले हैं और जो कैपिटल है टैलिन, ये यहीं रहते थे। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। और इनका जो सिद्धांत है वो इनसाइट थ्योरी ऑफ कोहलर। इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, यानी अपने अंदर की आवाज को या अपने अंदर के विचार को व्यक्त करना। सूझबूझ भी इसको कहते हैं। ये सिद्धांत इनका इसी पर डिपेंड है। आज हम डिस्कस करते हैं इनके विषय में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला जानते हैं कि कोहलर का जो पूरा नाम है वो है वोल्फगैंग कोहलर, और इनकी पुस्तक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसी पुस्तक पर इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। तो ये सवाल बनता है कि कोहलर की पुस्तक, जैसे पूछ सकते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो वो कोहलर की लिखी हुई पुस्तक है। और पूछ सकते हैं कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी किसने दी है, तो वो कोहलर ने दी है। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है पुस्तक से कि बुक जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो किसकी लिखी हुई है, वो कोहलर की लिखी हुई है। उनका जो सिद्धांत है वो कौन सा है, वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इनसाइट थ्योरी है। ये पूछ सकता है एग्जाम में। इन्होंने जो इनका सिद्धांत है उसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि सूझबूझ का सिद्धांत। तो सवाल अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की जगह सूझबूझ के नाम से भी आ सकता है, अवयवी सिद्धांत के नाम से भी आ सकता है, समग्रवाद का सिद्धांत के नाम से भी आ सकता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सभी सिद्धांत के नाम आपको दिमाग में रखने हैं, बहुत आसान है। और ये आपके कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोस्तों, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ था वो 1912 में हुआ था। और इसके प्रतिपादक कौन थे, वर्दीमर थे, यानी इन्होंने स्टार्टिंग की थी। प्रयोग किसने किया, वो कोहलर ने किया। और इनके जो हेल्पर थे वो थे कोफ्का, ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे। ये सब गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवादी क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्होंने प्रयोग किस पर किया, चिंपैंजी पर किया। चिंपैंजी का नाम क्या था, वो था सुल्तान नाम का। ये एग्जाम में पूछता है कि कोहलर ने जिस पशु पर या जिस चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुल्तान। जो कोहलर हैं वो किस विचारधारा के थे, तो वो गेस्टाल्टवादी विचारधारा के थे। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इनकी पुस्तक थी। ये बनते हैं आपके सारे सिद्धांतों से एक क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है। और इनके प्रयोगकर्ता कौन थे, ये भी पूछ सकता है। चिंपैंजी ये पूछ सकता है। तो ये 3 नंबर तो आपको यही हो गए, 4 ये हो गए। यानी इनमें से आपका 1-2 नंबर पक्का हो सकता है। विचारधारा से भी सवाल आता है कि कोहलर किस विचारधारा के थे, गेस्टाल्टवादी थे, ये संरचनावादी थे, ये व्यवहारवादी थे, पूछ सकता है। तो 1 नंबर आपको यहाँ से भी मिल सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि गेस्टाल्टवाद, जैसे मैंने अभी बात की, तो वो क्या है। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में ले लेना। दोस्तों, इनका मानना, समग्रता का मतलब है कि एकजुट होना, यानी इनका मानना था कि भागों में बांट करके किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। अगर आप किसी को कोई चीज़ सिखाने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने ज्ञान को एकत्र करें, इसके बाद ही किसी को ज्ञान दें। ये गेस्टाल्टवादियों का मानना था। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए ही कोहलर ने प्रयोग किया।
कोहलर अपनी बात को या अपने विचार को जो सिद्ध करना चाहते थे उसी के लिए कोहलर ने अपना प्रयोग किया, जो कि हम आगे इनका प्रयोग भी देखेंगे। इन्होंने 2 प्रयोग किए थे। अगला है कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है, ये पूछता है एग्जाम में कि वर्दीमर, कोहलर, काफ्का और लेविन ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों इससे सवाल कैसे बनता है, सवाल ऐसे बनता है कि ऑप्शन दे देगा आपको कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन है, इनमें से कोई भी एक नाम दे देगा या 2 नाम दे देगा, फिर पूछ देगा कि दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको ये 4 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। वर्दीमियर, कोहलर, काफ्का और लेविन ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवादियों की सोच क्या थी? गेस्टाल्टवादियों की ये सोच थी कि जब तक समस्या दिखाई नहीं देगी तब तक उसका हल नहीं निकलेगा। दोस्तों ये सही भी है, जब तक समस्या ही नहीं पता होगी तब तक आप उसका हल नहीं निकाल सकते हैं। ये गेस्टाल्टवादियों का मानना था। तो गेस्टाल्टवाद एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ समग्रता है, यानी इनका मानना था कि कोई भी ज्ञान अगर किसी को आप देना चाहते हैं पहले आप उसको एकत्र करें, इसके बाद ही उसका ज्ञान दें। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को साबित करने के लिए ही कोहलर ने अपना प्रयोग किया। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे वर्दीमियर, कोहलर, काफ्का और लेविन। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। गेस्टाल्टवादियों का मानना क्या था कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक उसका हल नहीं निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट बिंदु हैं और ऐसा नहीं कि आप 10, 12 और 15 बिंदु पढ़ेंगे तो आपको 2-3 एग्जाम में नहीं मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलते हैं। ये भाषा अगर आपको आती है तो आप सीटेट में पेडालॉजी हो चाहे फिर आपके सामान्य सवाल हो, उसमें आप कभी भी चूकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है। दोस्तों इनके प्रयोग 2 तरह के प्रयोग हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रयोग 1 के बारे में। प्रयोग 1 क्या था कि इसमें कोहलर ने एक कमरे में सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी को बंद कर दिया था। ठीक है, आप देख रहे हैं एक चिंपैंजी बना हुआ है, ऊपर केले लटक रहे हैं, नीचे बॉक्स है। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए जो कि चिंपैंजी की पहुंच के बाहर थे। उसने कमरे में 3-4 खाली बॉक्स भी डाल दिए थे और चिंपैंजी केलों को देखकर उछल कूद कर उन्हें पाना चाहता था। फिर क्या हुआ कि केलों को प्राप्त करने में चूंकि वो असफल हो रहा था, केले काफी ऊंचे थे, तो उसने पहले एक बॉक्स को रखा, उसके ऊपर खड़ा हुआ और केले तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की, पर वो नहीं पहुंच सका। पास में ही पड़े हुए दूसरे बॉक्स को उठा करके उसने अपने ऊपर रखा, बॉक्स के ऊपर रखा और उसके ऊपर खड़े होकर के केले को पकड़ने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं पहुंच पाया। फिर उसने एक और बॉक्स लिया, उसके ऊपर रखा और उसके ऊपर वो खड़े होकर के केले को पहुंचने के लिए कोशिश की और वो पहुंच के उसको केला प्राप्त हो गया। तो इस तरह से चिंपैंजी ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने सूझबूझ को, तो उसके सामने समस्या क्या थी कि वो भूखा था, दूसरा क्या था कि इसके सामने एक फल रखे हुए थे। तो अपनी समस्या को निपटाने के लिए उसने अपनी सूझबूझ लगाई और वहीं पास में पड़े हुए बक्सों को यूज करके उसने उस केले को प्राप्त कर लिया। तो सबसे पहले समस्या थी, फिर उसने अपने विचार, अंतर्दृष्टि मतलब आप उसके आंतरिक विचार जो उसके मन में उठे, फिर उसको उन्होंने सूझबूझ से प्रयोग किया और अपनी समस्या का समाधान कर लिया। ये थी जरूरी बातें। प्रयोग 2 भी बिल्कुल बॉक्स की तरह ही है, बस बॉक्स की जगह यहाँ पे छड़ का यूज किया गया था। तो कभी कभी पूछ लेता है कि प्रयोग 1 कैसा है। प्रयोग 1 जो है वो बॉक्स का वाला प्रयोग है, यानी बॉक्स का प्रयोग है, क्योंकि इसमें बॉक्स का यूज किया गया था इसलिए ये बॉक्स वाला प्रयोग है। और प्रयोग 2 जो है वो छड़ वाला प्रयोग है, ये इसमें छड़ का यूज किया गया था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें छड़ के 2 ऐसी छड़ें थी जो आपस में जुड़ सकती थी और केले को बाहर दूर कहीं रख दिया था। अब चिंपैंजी को भूख लगी तो उसे केला पाना था। उसने क्या किया, पहले अपने हाथ को बाहर निकाला, अपने हाथ से वो उस केले को नहीं उठा पाया। इसके बाद उसने एक छड़ी उठाई और उससे केले को पकड़ने की कोशिश की, वो नहीं पकड़ पाया। फिर उसने एक और छड़ी उठाई और दोनों छड़ियों को उसने इत्तेफाक से आपस में जोड़ दिया और देखा कि उस छड़ी के माध्यम से अब वो केले को प्राप्त कर सकता था। तो कहीं ना कहीं उसकी भूख ने, यानी उसकी समस्या ने उसके अंदर विचार पैदा किए और फिर उसने सूझबूझ दिखा करके अपनी समस्या का समाधान कर लिया। दोस्तों ये प्रयोग बहुत ही आसान है, आपको याद है, आपने BTC DLED में पढ़े भी होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखने के बजाय आपको समझाना ज़्यादा उचित समझा। और चूंकि चित्र आपके सामने यहाँ पे मौजूद है तो आपके लिए ये समझना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस ये याद रखना है कि इन्होंने एक बॉक्स पे प्रयोग किया और एक प्रयोग इन्होंने छड़ पर किया था, ठीक है। दोनों में ही चिंपैंजी को केले चाहिए थे। सिद्धांत का जो एक मुख्य पॉइंट निकल के आता है बस वो यही है कि समस्या थी, समस्या की वजह से उसके मन में अनेक विचार आए कि समस्या कैसे सुलझे,
फिर उस समस्या जो उसके विचार है उसको कैसे सूझबूझ के साथ इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लागू करना है, वो चिंपैंजी ने विचार किया और उसके बाद अपनी समस्या का समाधान कर लिया। तो ये था कोहलर के दोनों प्रयोगों का डिस्कशन। अब कोहलर ने जो प्रयोग किया उसका शैक्षिक महत्व क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से सवाल सीटेट के जो पेडोलॉजी वाला क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला ये है कि यह सिद्धांत रटने का विरोध करता है। दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी विद्यार्थी को रटाते हैं तो उसका लाभ उसको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कहीं पर वो अपनी सूझबूझ का प्रयोग नहीं कर पाएगा। और वैसे भी आपने अधिगम पढ़ते समय ये मैंने आपको बताया था कि रटने को अधिगम नहीं कहा जाता है। और अधिगम के संबंध में ही जितने भी अभी हमने सिद्धांत पढ़े, चाहे वो थॉर्नडाइक का हो, चाहे वो पावलोव का हो, चाहे वो स्किनर का हो, चाहे वो कोहलर का हो, ये सब अधिगम के संबंधित सिद्धांत थे। अपने अपने विचारों के साथ, अपने अपने प्रयोगों के साथ इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए। तो इसलिए रटने का विरोध हमेशा सभी सिद्धांत करते हैं, और अधिगम को वैसे भी रटने को अधिगम नहीं कहा जाता, ये हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर इस कोहलर के प्रयोग का शैक्षिक महत्व भी सबसे पहले पॉइंट में ही दिया गया है। दोस्तों, दूसरा है कि सूझबूझ के सिद्धांत से सीखने पर बालक की मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होता है। दोस्तों, इनका कोहलर का मानना था कि किसी भी बालक के सामने जब आप समस्या रखेंगे और उसके पास उसको सुलझाने के लिए कुछ ऑप्शन भी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान अवश्य कर लेगा। बस जरूरी है कि उसके पास वो माहौल हो, वो साधन हो, और उसे उस करने के लिए उसको प्रेरित किया जाए। तो दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किस सिद्धांत से बालक की मानसिक शक्तियों और क्षमताओं का विकास होता है। तो सूझबूझ के सिद्धांत से ऐसा होता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं कोहलर ने अपने जितने भी पहले के जो मनोवैज्ञानिक थे, उनके विचारों को नकारने के लिए ही अपना सिद्धांत लेकर के आए थे। वो किसी भी उद्दीपक को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अपनी सूझबूझ से ही कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। यही फर्क है बाकी सभी के इसमें। तो ये कोहलर का इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सवाल पूछे जाते हैं। और इसके बाद है कि क्रो ऑन क्रो के अनुसार साहित्य कला एवं संगीत कला के लिए सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है, उनका मानना था कि साहित्य कला सिखाना है तो आप जानते हैं कि साहित्य पढ़ना हो या कला हो या संगीत हो, इसके लिए अगर आपके पास सूझबूझ नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके अपने विचार नहीं है, आपका अपना संगीत नहीं है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। दोस्तों, ये सिद्धांत ह्यूरिस्टिक पद्धति पर आधारित है, अर्थात छात्र स्वयं खोज के मार्ग में अग्रसर होता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि ह्यूरिस्टिक पद्धति है क्या। तो उसमें क्या होता है कि छात्र स्वयं खोज के मार्ग में अग्रसर होता है। ये ऑप्शन में कुछ और भी दे देगा कि शिक्षक बच्चे को मार्ग पे ले जाते हैं या सहायता करते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी दे देगा कि छात्र स्वयं खोज के मार्ग में अग्रसर होता है। एक और दे देगा इनमें से कोई नहीं या ऊपर के दोनों। तो ये आपको इनमें से तय करना है कि छात्र स्वयं खोज के मार्ग में अग्रसर होता है। तो दोस्तों, ये थे इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसका लाभ आपको 100% एग्जाम में जरूर मिलेगा। बाकी आप अपनी बुक से भी पढ़ते रहें ताकि कोई पॉइंट आपसे भी मिस ना हो। और पढ़ने से भाषा का ज्ञान अच्छा हो जाता है, शब्द जो है वो आपके मजबूत होते हैं, शब्दावली भी आपकी मजबूत होती है। इसलिए अपनी पढ़ाई भी जरूर करते रहें। दोस्तों, ये आज के 2 सवाल हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब सही से दे जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों, पहला है कि साहित्य, संगीत, कला आदि के लिए कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पहला प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा सूझबूझ का सिद्धांत, तीसरा क्रिया प्रसूति का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगला है कि अवयवी सिद्धांत किसने दिया है। तो ये आपके ऑप्शन है कि स्किनर, कोहलर, वाटसन और CL हल। तो आपने अगर ध्यान से सारे चीज़ों को समझा है, पढ़ा है, सुना है, तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग लाभ ले सकें, और वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी का इसमें भला हो सके। मिलते हैं अपने वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।